तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहा जाता है कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पहुंचना एक चुनौती होती है, और क्योंकि उस जगह तक पहुंचने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई होती है और उस जगह से फिर से ज़िंदा निकल कर आना बहुत बड़ी चुनौती होती है। उस जगह में कुछ शक्तियाँ रहती हैं जिनका सामना नहीं किया जा सकता। आज की कहानी एक ऐसे खजाने के बारे में है जिसे पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर रजत एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, मेरे पास अमीर बनने के लिए एक सरल योजना है। आपको बस इतना करना है कि कुछ जोखिम उठाएं और सातपुरा घाटी की प्राकृतिक सुंदरता में कुछ दिन बिताएं। महमूद, जो एक कारीगर था और उसे हमेशा पैसे की कमी रहती थी, उसने कहा, हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? सेल्समैन प्रकाश ने कहा, मुझे लगता है कि सातपुरा में पैसे से भरे पेड़ है या हीरे की खदान या छिपा हुआ खजाना है, बस जाओ और उसे इकट्ठा करो। रजत ने कहा, प्रकाश, तुम सही कह रहे हो। सातपुरा के घने जंगल में खमला नाम के गांव के आसपास एक खजाना छिपा है। ये खजाना लाखों रुपए का है। मैं इस खजाने की तलाश में सातपुरा जा रहा हूँ। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप सभी का स्वागत है। विशाल और अब्राहम नाम के दो और दोस्त स्वभाव से साहसी और लालची हैं। विशाल एक बेरोजगार व्यक्ति है जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, और अब्राहम एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है। दोनों रोमांच और पैसे के लिए तैयार हैं। प्रकाश और महमूद ने कुछ देर सोचा और चर्चा की और फिर रजत के साथ चलने को तैयार हो गए। सभी मित्र इस शर्त पर सहमत हुए कि रजत इस खजाने की खोज का सारा खर्च करेगा। उन्होंने अपने अगले दिन आवश्यक वस्तु और उपकरण खरीदने में बिताए। तीसरे दिन की सुबह वे सभी पांचों कार में सवार होकर निकले और करीब 6 घंटे की यात्रा के बाद सातपुरा पहाड़ों की घाटी के एक छोटे से खूबसूरत गांव अमरपुर पहुँचे। उन्होंने वहां एक छोटे से होटल में खाना खाया। फिर वह एक पुराने और प्रसिद्ध मंदिर गए। यहाँ रजत और प्रकाश ने भगवान से प्रार्थना की। रजत ने पुजारी से खमला गांव का रास्ता पूछा। पुजारी ने उसे बताया कि गांव लगभग 40 मील दूर एक पहाड़ी की तलहटी में है। उन्होंने बताया कि गांव का रास्ता कच्चा है और अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचने के लिए उन्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। रजत और बाकी सब चाय पीकर तुरंत निकल गए। खमला का रास्ता कच्चा, संकरा और गड्ढों से भरा था। उन्हें धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ी और इस दूरी को तय करने में उन्हें लगभग 2 घंटे लग गए। वे शाम तक खमला पहुँचे। ये लगभग 100 छोटे घरों और झोपड़ियों का एक छोटा सा गांव था। इस छोटे से सुंदर गांव के तीनों ओर घने जंगल और पीछे पहाड़ियाँ थीं। गांव पहुंचते ही कुछ आवारा कुत्ते भौंकने लगे और कार के पीछे दौड़ने लगे। सड़क पर खेल रहे बच्चे भी कार के पीछे भागने लगे। रजत ने सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति से गांव के मुखिया का पता पूछा। अगली सड़क के अंत में ग्राम प्रधान का घर था। उसका नाम रामलाल था। उस समय वह घर पर था।
वह लगभग 60 वर्ष का व्यक्ति था। रामलाल ने उनसे गांव में आने का कारण पूछा। रजत ने उसे बताया कि वे छिपे हुए खजाने की तलाश में आए थे। खामला के आसपास घने जंगल में कहीं खजाना छिपा हुआ था। रामलाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर पूछा, तुम्हें किसने बताया कि जंगल में खजाना छिपा है? रजत ने कहा, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद हूँ। मैंने इस खजाने के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा है और मेरे पास कुछ सुराग और सबूत हैं जो कहते हैं कि इस जंगल में कहीं खजाना है। रामलाल बहुत पढ़े लिखे नहीं थे और पुरातत्वविद का अर्थ नहीं जानते थे और इस शब्द का अर्थ जानने में उनकी रुचि नहीं थी। रजत उनके लिए एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, कुछ लोग इस जंगल में कई साल पहले खजाने की तलाश में आए थे और कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। ये घना जंगल खतरनाक और सभी प्रकार के जानवरों और अन्य अलौकिक खतरों से भरा है। मैं तुम्हें ऐसे जंगल में जाने की सलाह नहीं दूंगा और इस तरह के फालतू काम के लिए तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर उसने एक बीड़ी जला दी। महमूद ने मुखिया से कहा, क्या तुम गांव में किसी आदमी को जानते हो जो जंगल में हमारा मार्गदर्शन कर सके? रामलाल ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, एक आदमी है जो वन उपज इकट्ठा करने और शिकार करने के लिए अक्सर गहरे जंगल में जाता है। वो आपकी मदद कर सकता है। उसका नाम प्रेमलाल है। वो अगली सड़क के पार रहता है। आप कल उसे मिल सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत अधिक जोखिम नहीं लेना चाहेगा। कोई भी ऐसे बकवास कारण के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। रामलाल ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और फिर पूछा, तुम रात कहाँ गुजारने वाले हो? रामलाल ने उनके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की और कहा, इस घर के पीछे खाली झोपड़ी है, आप वहाँ रात के लिए रुक सकते हैं। वे सब झोपड़ी में रात बिताने को तैयार हो गए। झोपड़ी इतनी बड़ी थी कि वे सभी वहाँ रह सकते थे। अगली सुबह वे गए और प्रेमलाल से मिले जो लगभग 45 वर्ष का था। सबसे पहले वो जंगल में उनका मार्गदर्शक बनने के लिए इनकार करता है। जब रजत ने उसे एक बड़ी राशि की पेशकश की तो वो उनका मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार हो गया। वह एक लालची गरीब आदमी था। रजत ने कुछ आवश्यक सामान खरीदने के लिए उसे पैसे दिए। उस दिन उन्होंने प्रेमलाल के अतिथि के रूप में गांव में दिन बिताया। अगली सुबह वे खजाने की खोज पर निकल पड़े। कार को प्रेमलाल के घर के पास में छोड़कर उन्होंने पैदल ही जंगल में प्रवेश किया। प्रेमलाल ने उन्हें बताया कि पहाड़ी पर एक गुफा है। ये सुनकर प्रकाश ने सुझाव दिया, हमें गुफा में चढ़ना चाहिए और खजाने की तलाश करनी चाहिए। उस गुफा में खजाना हो सकता है। महमूद और अब्राहम ने इस विचार का समर्थन किया क्योंकि वे पर्वतारोहण के शौकीन थे और उन्हें पहाड़ी पर चढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ी की ढलान इतनी सीधी नहीं थी, इसलिए उन्हें बिना किसी परेशानी के चढ़ने में मदद मिली। पहाड़ी झाड़ियों और लताओं से ढकी हुई थी, जिसके माध्यम से उन्हें अपना रास्ता बनाना था। उन्होंने कुछ लताओं और झाड़ियों को काट कर अपना रास्ता बनाया। उन्हें गुफा तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि एक बार में एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। रजत ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और गुफा में देखा। एक लंबा और संकरा रास्ता दिखा जिससे रोशनी जाती थी। उत्सुकतावश वह गुफा में प्रवेश कर गया। प्रकाश भी रजत के पीछे गुफा में गया। रजत दर्रे की दीवारों और छत का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ कुछ खास नहीं मिला। वे आगे चल दिए। लगभग 25 मीटर के बाद रास्ता लगभग 20 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े एक बड़े चैम्बर में खुल गया।
चैम्बर की ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी। उन्होंने खजाने के किसी भी चिन्ह के लिए चैम्बर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। चैम्बर के कोने में आदिवासी देवता की एक चांदी की छोटी सी मूर्ति दिखाई दी और कुछ पुरानी लिपि की लिखाई थी और दीवार पर एक छोटा नक्शा बना था। रजत ने कोने में जाकर उस लिखावट पर टॉर्च की रोशनी डाली। वह इस प्राचीन लिपि को पढ़ना जानता था। उसने पढ़कर कहा, इस गुफा से कुछ मील की दूरी पर एक और पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर मौत की गुफा है। उस गुफा में प्रवेश करने की कोशिश मत करो। उसने नक्शे को अपनी नोटबुक में कॉपी किया। इस शिलालेख को पढ़कर रजत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिलालेख की एक तस्वीर ली और प्रकाश को इसके बारे में बताया। वे दोनों तुरंत गुफा से बाहर आ गए। गुफा से बाहर आकर रजत ने अपने अन्य साथियों से कहा, मुझे खजाने का सुराग मिल गया है। हम अमीर होने जा रहे हैं। ये सुनकर सभी खुश हो गए। प्रेमलाल ने उन्हें बताया, लगभग 25 से 30 पहाड़ियाँ हैं 20 मील दूर। वह कई बार जंगल में गया है लेकिन उन पहाड़ियों तक नहीं पहुंचा था। जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ है। ये सुनकर अब्राहम ने कहा, हमारे पास उन जानवरों के लिए बंदूकें हैं। उन्होंने इन पहाड़ियों पर जाने का निश्चय किया। आगे जंगल घना था। कभी कभी उन्हें लताएं और झाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बनाना पड़ता था। 2 घंटे चलने के बाद वे एक जलधारा पर रुके। वहाँ उन्होंने स्नान किया और भोजन किया। खाना खाने के बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और आगे बढ़े। करीब 3 घंटे चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ जंगल के बाकी हिस्सों से कम पेड़ थे। 4 बज चुके थे और उन्होंने यही डेरा डालने और रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने कैंप लगाया और आग के लिए लकड़ी इकट्ठा की। जब उन्होंने खाना बनाया तो सूरज डूबने वाला था। रात के खाने के बाद उन्होंने कैंप फायर के आसपास बैठकर चाय का आनंद लिया। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था। चांदनी धीरे धीरे फैल रही थी। रात करीब 9 बजे वो सो गए। विशाल कैंप की रखवाली कर रहे थे। स्थिति उत्पन्न होने पर उनके पास इस्तेमाल करने के लिए पिस्टल था। वह कैंप फायर के पास बैठा था। अपनी आँखों से नींद को दूर रखने के लिए एक उपन्यास पढ़ रहा था। जंगल में कीड़ों की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। अचानक विशाल को लगा कि उसके पैरों में कुछ कीड़े रेंग रहे थे और अगले ही पल उसे अपने पैरों पर ठंडक महसूस हुई और तभी उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे हैं। अचानक उसे दर्द होने लगा, जैसे उसके शरीर में हज़ारों सुइयां चुभ गई। अगले ही पल वह डर गया और दर्द में मदद के लिए चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर रजत, प्रकाश, महमूद और अब्राहम कैंप से बाहर दौड़े, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उन्होंने जो देखा वह काफ़ी डरावना था, जिससे उनकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। उन्होंने विशाल के शरीर पर सैकड़ों जंगली कनखजूरे देखे। कनखजूरे उनके शरीर को नोच रहे थे। ये नज़ारा देखकर वे सभी चौंक गए और मौके पर ही रुक गए, क्योंकि ऐसा अजीब दृश्य पहले किसी ने नहीं देखा था। स्वयं प्रेमलाल ने ही कैंप फायर से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और इस जलती हुई लकड़ी की मदद से उन कीड़ों को जलाना शुरू किया। अब्राहम ने भी जलती हुई लकड़ी को लिया और उसे जलाने लगा। किसी तरह वे विशाल के शरीर से सारे कीड़े निकालने में कामयाब रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कीड़ों ने उसके पैरों, बाहों और शरीर के अन्य हिस्सों से त्वचा का एक बड़ा हिस्सा काट दिया था। वह दर्द से कराह रहा था और रो रहा था।
वे उसे फर्स्ट एड के अलावा कुछ नहीं दे सकते थे, लेकिन ये उसके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगली सुबह तक उसकी मौत हो गई। विशाल की हालात देखकर प्रेमलाल ने वापस गांव जाने का फैसला किया। वो रजत से कहता है कि वह विशाल की तरह मरना नहीं चाहता है। रजत उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनता और कैंप से भाग जाता है। उन्होंने मिट्टी खोदकर विशाल के शव को दफना दिया और उसके लिए प्रार्थना की। विशाल की भीषण मृत्यु के बाद अपने घर लौटना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन ये उनका लालच था जिसने उन्हें खजाने की तलाश जारी रखने के लिए मजबूर किया। रजत, अब्राहम, प्रकाश और महमूद ने नक्शे का अध्ययन किया और पाया कि पहाड़ियाँ अभी भी 15 मील दूर थी। प्रकाश ने कहा, पहाड़ियाँ केवल 15 मील दूर है, हम कल तक ये दूरी आसानी से तय कर लेंगे। चलो चलो। वो सावधानी से घने जंगल से होते हुए पहाड़ों की ओर बढ़े। वे अपने हर कदम पर नज़र रख रहे थे। करीब 3 घंटे तक चलने के बाद उन्हें पानी की एक धारा मिली। यहाँ उन्होंने नहाकर खाना बनाया। भोजन के बाद वे फिर चलना शुरू हो गए। वे सूर्यास्त से पहले आधी दूरी तय करना चाहते थे। जैसे ही वे पेड़ों के छांव में चल रहे थे, अचानक प्रकाश के सिर पर एक लंबी और मोटी रस्सी जैसी कोई चीज़ गिरी और पल भर में ही प्रकाश के शरीर का दम घुटने लगा। वह एक अजगर था। प्रकाश अजगर के साथ ज़मीन पर गिर गया था। अजगर तुरंत प्रकाश पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, लेकिन हाथ में लंबा चाकू लिए रजत किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार था। बिना एक पल बर्बाद किए उसने अजगर पर चाकू से वार करना शुरू किया। ये देख महमूद ने भी अपना चाकू निकाला और अजगर पर वार करने लगा। कुछ ही पल में प्रकाश पर उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वे अजगर पर तब तक वार करते रहे जब तक वह मर नहीं गया। प्रकाश घबरा गया। अजगर के हमले के सदमे से उभरने में उसे कुछ मिनट लगे। इतना बड़ा अजगर उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। ये करीब 10 फीट लंबा था। महमूद ने अप्रत्याशित रूप से अपने बैग से वाइन की बोतल निकाली और कहा, चलो अजगर के शिकार का आनंद लें। मज़ा तो बस एक बहाना था। वे डर और दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे थे। वाइन के 1-2 घूंट के बाद रजत ने कहा, कुछ किलोमीटर और कुछ समस्याओं की बात है, उसके बाद हमें खजाना मिल जाएगा। सब उससे सहमत थे। वे 1 और घंटे के लिए पहाड़ियों से गुजरे और अपने कैंप के लिए एक उपयुक्त स्थान पर पहुँचे। उन्होंने यहीं रुकने और रात बिताने का फैसला किया। इस जगह से वे पहाड़ियों को देख सकते थे। अब पहाड़ियाँ 5 या 6 किलोमीटर से अधिक नहीं थी। वे लक्ष्य के करीब थे। उन्होंने कैंप लगाया और खाना बनाया। खाने के बाद वे कैंप फायर के आसपास जमा हो गए। वे किसी भी खतरे के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हाथ में हथियार लेकर सतर्क हैं। वे बारी बारी से सो गए। महमूद पहरेदारी कर रहा था। बाकी सब लोग कैंप में सोने चले गए और जल्द ही गहरी नींद में सो गए। रजत सपना देख रहा था। उसने सपना देखा कि कोई परछाई उसे पहाड़ी पर बुला रही है। उसने खुद को एक गहरी और अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हुए पाया और गुफा में प्रवेश करने के बाद वो बाहर नहीं निकल सका। वो डर से जाग गया। उसने देखा कि अब्राहम और प्रकाश पहले से ही जाग रहे हैं। इससे पहले कि वे आपस में बात कर पाते, उन्होंने एक के बाद एक गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। वे बाहर भागे और महमूद को कैंप फायर के पार खड़ा पाया। रजत चिल्लाया, क्या हुआ? महमूद ने कहा, मैंने एक गुर्राने की आवाज़ सुनी और जब मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो मैंने पेड़ के पीछे 2 चमकती आंखें देखी। मैंने कोई जोखिम नहीं लिया और अपनी रिवॉल्वर खींच ली। घड़ी में 12 बज रहे थे।
रजत ने पहरा देने की बारी थी। अब्राहम उसके साथ रहा। अब्राहम ने उससे कहा कि उसे नींद नहीं आ रही है और उसके साथ बैठना चाहता है। महमूद और प्रकाश सोने चले गए। रजत ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। ये सुनकर अब्राहम हैरान रह गया और उसने उससे कहा कि उसे भी यही सपना आया था। उनकी बाकी रात शांति से गुजरी। सुबह चाय पीने के बाद वे पहाड़ों के लिए निकल पड़े। रजत को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। उन्हें उन पहाड़ियों पर जल्द से जल्द पहुंचने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वे अब पहाड़ के नीचे आ रही पानी की एक धारा के पास से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज बादलों के पीछे था। अचानक उन्हें एक तीव्र गूंज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाले और चारों ओर देखा। उन्होंने फिर से गुर्राना सुना। प्रकाश ने ऊपर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेड़ की टहनी पर छिपा एक तेंदुआ उस पर झपटा। अगले ही पल तेंदुए ने अपनी दांत उसकी गर्दन पर गड़ा लिए और उसे घसीटकर झाड़ी में ले जाने लगा। प्रकाश बेहोश हो गया। अचानक हुए इस हमले से रजत, अब्राहम और महमूद इतने सदमे में आ गए कि वे कुछ पल के लिए 1 इंच भी नहीं हिल सके। अब्राहम ने सदमे से होश संभाला और कांपते हाथों से तेंदुए को गोली मारी, लेकिन उसका निशाना गलत लगा। तभी रजत द्वारा चलाई गई दूसरी गोली तेंदुए के पीठ में लगी। तेंदुआ ज़मीन पर गिर पड़ा और खून से लथपथ हो गया। कुछ ही पलों में तेंदुए की मौत हो गई। वे प्रकाश की ओर दौड़े। उसकी गर्दन से खून बह रहा था। घाव गहरे थे और घातक भी। रजत ने उसकी नब्ज़ चेक की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसके कुछ ही मिनटों बाद प्रकाश की मौत हो गई। प्रकाश का शव देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रकाश की मौत के बाद भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि वह घर लौट जाए। कोई नहीं जानता कि ये उनका लालच था या कुछ और जिसने उन्हें खजाने की तलाश में आगे बढ़ाया। उनके मन में बस एक ही बात थी, जितना जल्दी हो सके खजाना पालो। उन्होंने प्रकाश के शव की परवाह नहीं की। लाश को पीछे छोड़कर वे पहाड़ियों की ओर चल पड़े। करीब 3 घंटे तक झरने के साथ चलने के बाद वे पहाड़ की तलहट में पहुंच गए। रजत ने अपनी दूरबीन से इन पहाड़ियों को देखना शुरू किया और जल्द ही उसे चट्टानों और पेड़ों के बीच 3 पहाड़ियों में से सबसे बड़ी पहाड़ी के बीच एक प्रवेश द्वार दिखा। उसने कहा, ये छिपे हुए खजाने का प्रवेश द्वार है, और उसने अब्राहम को दूरबीन दी। उन्होंने पानी की धारा में स्नान किया और भोजन किया। कुछ देर आराम करने के बाद वे गुफा के प्रवेश द्वार पर चढ़ने लगे। उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगा। प्रवेश द्वार करीब 5 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा था। पहले रजत ने प्रवेश द्वार से प्रवेश किया, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ फीट से आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने टॉर्च जलाई और बाकी लोगों को अंदर आने को कहा। वे गुफा के संकरे और अंधेरे रास्ते से गुजरे। आगे बढ़ने पर गुफा संकरी होती गई और इतनी संकरी हो गई कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपने हाथों और घुटनों के बल चलना पड़ा, और फिर वे एक बड़े चैम्बर में पहुंच गए। चैम्बर की ज़मीन असमान थी और छोटे पत्थरों और धूल से भरी हुई थी। टॉर्च की रोशनी से वे चैम्बर की ऊबड़ खाबड़ दीवारों और ऊबड़ खाबड़ छत को देख सकते थे। चैम्बर लगभग 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। अचानक महमूद की नज़र एक कोने पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई वहाँ बैठा है। वो घबरा गया और चिल्लाया, कौन है? हाथ में चाकू लिए वो कोने की ओर आगे बढ़ने लगा। रजत और अब्राहम भी उसके पीछे जाने लगे। उन्हें वहाँ एक कंकाल बैठा मिला। आसपास कुछ औजार पड़े थे। कंकाल का मुंह खुला हुआ था। उसने एक पल के लिए कंकाल को देखा और फिर कहा, इस व्यक्ति की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई।
तभी उन्हें कुछ हिलने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ के साथ सब ज़मीन पर कूद पड़े। उनकी धड़कन तेज़ हो गई और एक ठंड उनकी रीढ़ की हड्डी में चली गई। उन्होंने ज़मीन पर इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं था, लेकिन वो आवाज़ अभी भी आ रही थी। अचानक अब्राहम को अपनी कमर में कुछ ठंडा लपेटा हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल वह तेज़ दर्द से रोने लगा। अपनी टॉर्च की रोशनी में रजत ने देखा कि अब्राहम की कमर से एक सांप उतर रहा है। सांप तुरंत वहाँ से नीचे उतरा और उसकी तरफ खिसक रहा था। तभी महमूद हरकत में आया और एक बड़ा पत्थर उठाकर सांप पर फेंक दिया। पत्थर गिरने से सांप तड़पने लगा। इससे रजत को हमला करने का मौका मिल गया। उसने एक पत्थर उठाया और सांप को पत्थर से मारने लगा। उन्होंने सांप को पत्थर से कुचलकर मार डाला। अब्राहम दर्द से कराह रहा था। सांप जहरीला था। जहर से उसे लकवा मार गया। कुछ ही मिनटों में सांप के जहर से उसकी मौत हो गई। उन्होंने अब्राहम की मृत्यु के बारे में कोई दुख नहीं किया। रजत और महमूद दोनों भी खजाने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। उनकी तलाश शुरू हुई। उन्होंने चैम्बर की दीवारों पर ध्यान केंद्रित किया। वे हाथ और फावड़े से दीवारों को महसूस कर रहे थे। एक तरफ दीवार में एक बड़ी ठोस चट्टान थी जिसे खोदना असंभव था। उनके दूसरी ओर दीवार में दो चट्टानें थीं जिनके बीच एक संकरी खाई थी। अंतर कुछ सेंटीमीटर गहरा था। उन्हें तीसरी दीवार के कोने पर कुछ छोटे और ढीले जोड़ वाला पत्थर मिला। इन पत्थरों को इस तरह रखा गया था मानो किसी द्वार को बंद कर दिया गया हो। वे इन पत्थरों को खोदने लगे। पहले उन्हें कुछ पत्थरों को हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाद में उनके लिए दूसरे पत्थरों को हटाना आसान हो गया। सभी ढीली चट्टान को हटाकर एक गड्ढा खोदने में उन्हें 4 घंटे लग गए। छेद इतना बड़ा था कि वे रेंग सकते थे। वे छेद के माध्यम से दूसरे चैम्बर में पहुंच गए जो एक बड़ा कमरा था। उन्हें इस कक्ष में कई बर्तन और बक्से मिले। वे घड़ों और बक्सों के पास गए और उन्हें सिक्कों, मोतियों, जवाहरातों, सोने और चांदी से भरे हुए उन्होंने देखा। कक्ष में कीमती धातुओं से बनी कई मूर्तियां थीं। लाखों रुपए का खजाना पाकर वे खुशी से झूम उठे और उन्होंने कक्ष के कोनों पर एक बड़ा संदूक देखा। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से संदूक खोला। बॉक्स से एक चमकदार सफ़ेद रोशनी निकलती देख वे अचानक चौंक गए। अचानक उन्होंने रोशनी में हलचल देखी। डर कर वे 2-3 कदम पीछे हट गए। अचानक बॉक्स से एक रोशनी आई और मानव आकृति का आकार ले लिया। ये देखकर वे इतने डर गए कि बिना एक पल भी बर्बाद किए वापस भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि छेद के पास एक और आकृति खड़ी है जिससे उनका रास्ता बंद हो गया है। तभी उन्हें आकृति से एक आवाज़ सुनाई दी, आपका स्वागत है। हम कई वर्षों से किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमें खजाने की रखवाली के कर्तव्य से मुक्त कर दे। तुम कौन हो? महमूद ने डर कर पूछा। आकृति ने दोहराया, ये एक प्रेतवाधित खजाना है और हम इस खजाने के रक्षक हैं। जो यहाँ खजाने की तलाश में आते हैं उनकी मृत्यु के बाद खजाने के संरक्षक बन जाते हैं। हम उन लोगों की आत्मा हैं जो एक बार यहाँ खजाने की तलाश में आए थे, जैसे आप यहाँ आए हो। ये सुनकर रजत और महमूद दोनों डर से कांपने लगे। कुछ पल सन्नाटा रहा और फिर एक आवाज़ आई, हमारे लालच ने हमें अपने साथियों की मौत के बावजूद यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे आप अन्य 3 साथियों के मौत के बावजूद यहाँ आए हैं। हम यहाँ अपने रास्ते में मारे गए और फंस गए इस खजाने की रक्षा के लिए, जैसे कभी किसी और की आत्मा द्वारा मारे गए थे और वे खजाने की रक्षा के लिए फंस गए थे।
अब आपकी बारी है और आप खजाने के रक्षक बने और हमें इस कर्तव्य से मुक्त करें। अपनी मौत को सामने देख रजत और महमूद दोनों काँप रहे थे। अचानक घड़े और बक्सों से 2 सांप निकले। इन सांपों को देखकर रजत ने और महमूद ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। सांपों ने उन्हें डस लिया और वे ज़मीन पर गिर पड़े और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। 2 पुराने पहरेदार छेद से गायब हो गए और 2 नए गार्ड किसी के आने और खजाने की रखवाली के कर्तव्य से मुक्त होने की प्रतीक्षा में बैठ गए। कुछ जगहों पर ऐसे इतिहास होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन उस इतिहास का सम्मान करने के बजाय मनुष्य उसे बदलने की कोशिश करता है और खुद इतिहास बन जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानी बनाने का मोटिवेशन मिले।